बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। जब भी आप जर्मनी में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि वैसे तो जर्मनी की जो सक्सेस रेशियो है वो मोर देन 90% है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वीज़ा फाइल करने का। और वीज़ा फाइल करते वक्त जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जब एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेती है तो आप वहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं या लोगों से होती है जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आपका हो रहा होता है तो आप जो है वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते किन किन चीज़ों की। अगर तो आपका कोई स्टडी में गैप है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा आता है कि जब आपने कोर्स को फाइंड आउट किया और कोर्स को फाइंड आउट करके आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, तो स्टडी कोर्स प्लस यूनिवर्सिटी आपको ये जस्टिफाई करना होता है कि आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया और इस यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर ये जो कोर्स है इसी को क्यों चूज़ किया। अगर आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग इंटरव्यू तो देन भी आपका जो वीज़ा रिजेक्शन है वो 100% समझ लेके श्योर है। वीज़ा ऑफिसर उस टाइम आपको परख रहा होता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों का आंसर जो है वो दे रहे हैं। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो वो आपके ऊपर जो माइग्रेशन एक्ट लगा के आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रोवाइड एविडेंस टू कम बैक होम। पाकिस्तान, जैसा कि आप पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये प्रोवाइड करना है, ये प्रूफ देना है कि आप वाक़यातन अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद दोबारा वापस पाकिस्तान आएंगे। आपने ये जस्टिफाई करना है और जस्टिफाई जो है वो आपने प्रिसाइज वे में करना है। एक अच्छे तरीके से आपने उनको जस्टिफाई करके बताना होता है। एक प्रॉपर रीज़न होती है जिसकी वजह से आप उनको कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा घर यहाँ पर है, मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, दिस इज़ माय होमलैंड लाइक दिस। इस तरह के अगर आप उनको प्रॉपर जवाब दे देते हैं, आप उनको इस बात पे आमादा कर लेते हैं कि इंशाल्लाह आप दोबारा वापस पाकिस्तान ही आएंगे। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके ज़हन में ये नहीं होता, यही होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ही जाके सेट होंगे। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि आप दोबारा पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके जो है अपने कंट्री को सर्व करेंगे। उसके बाद जो है इंटरव्यू के अंदर आपके जो रिजेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है वो है आपके लो कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे तो आपने आइल्स कर रखा होता है, लेकिन अगर आपकी जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में आप लैग कर रहे हैं, बार बार आप इंटरप्ट कर रहे हैं उसको भी और ख़ुद भी हो रहे हैं, आपसे सही तरह से जो है वो बोला नहीं जा रहा, तो ये तमाम तर एलिमेंट्स होंगे जो आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो दूसरी बड़ी वजह है वीज़ा रिजेक्शन की वो है फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। अगर आपने अपने केस के अंदर, अपनी फ़ाइल के अंदर कोई एक भी फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट लगा दिया है, फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया है, तो अगर वो क्रॉस चेक हो जाए, क्रॉस वेरीफाई हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होने वाला है। उसमें एग्जांपल कौन कौन सी है, उसमें आप फेक लगा सकते हैं अपने एसेट्स जो आपने शो किए हैं, अगर आपने वो फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो ये भी क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम सामने आ सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है, एक बड़ी वजह है। और फिर आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है जेन्युइन ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। उसमें जो वो फेक वाली प्रॉब्लम आ सकती है वो आती है कि जो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर रहा है, जो नोटराइज आपने पेपर अपने करवाने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आप उनको नोटराइज करवाएंगे तो वो किसी अथेंटिक बंदे से जो है वो आप करवाएं, ताकि जो है वो क्रॉस वेरीफाई होने पर जो है वो एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट ना करे। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस लेटर। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपकी स्टडी के अंदर गैप है या आपसे जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सपीरियंस लेटर मांगती है, तो आपने वहाँ पर उस फर्म के अंदर, उस कंपनी के अंदर काम ही नहीं किया हुआ, तो आप एक फ़ेक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, एक फ़ेक जो होता है एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेते हैं। तो एट दैट टाइम, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस टाइम पे जो इंटरव्यू ऑफिसर होता है मे बी वो कॉल भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपने रेफरेंस तो ऑलरेडी दिया होता है। तो इन बातों का जो है वो ख्याल रखना होता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि वो एक फ़ेक कॉल मिला लेते हैं साथ ही अपने दूसरे ऑफिस में, तो वो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। लाइक आपके एमडी जो थे वो कौन थे, आपने वहाँ पे कितना अरसा काम किया, किस फ्लोर पर है, क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उस वक्त वो आपके एक्सप्रेशंस को भी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि एक मन घड़त कहानी आपने बनानी है तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे ब्लॉक अमाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट।
ब्लॉक अमाउंट जो है वो आपको पता है तकरीबन 11,000 यूरोस जो होते हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। तो आपके अगर ये भी कम है तो ये भी एक वीज़ा रिजेक्शन की एक बड़ा सबब बन सकता है। या फिर आपने जो बैंक स्टेटमेंट दी है अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल एक दिन उसमें पैसे रखे फिर निकाल लिए, फिर रखे फिर निकाल लिए, अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब एक दिन में वहाँ पर 10 लाख आ रहा है तो अगले दिन ज़ीरो पे आ रहा है बैलेंस, तो अगर इस तरह की बैंक स्टेटमेंट भी आप लगाते हैं तो वो भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो आप दे रहे हैं वो फेक नहीं होने चाहिए, वो अथेंटिक हो। अगर बैंक स्टेटमेंट कम भी है लेकिन अथेंटिक हो, अगर आपके 1 मिलियन या 2 मिलियन है लेकिन वो 100% अथेंटिक होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कैश इन आउट जो है वो टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद आता है कि कंट्री कंडीशन, जो कि फोर्थ है और मेन है, कि आप किस कंट्री से जा रहे हैं, उस कंट्री का जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन क्या है, क्या पॉलिटिकली आपका कंट्री स्टेबल है। तो ये भी एक एक्ट जो है वो लगा सकते हैं कि आप इस मुल्क से जो है वो जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप असाइलम ना अप्लाई कर दें। क्योंकि जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं तो जर्मनी के ऊपर दूसरे जितनी भी यूरोपीय यूनियन है उनका भी प्रेशर होता है, क्योंकि आप एक कंट्री में जा तो रहे हैं लेकिन आप बाकी भी जो 20+ कंट्रीज़ हैं यूरोपीय यूनियन के, वहाँ पर भी आपके पास फ्री हैंड होगा और आप किसी भी टाइम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो आपका वीज़ा कैंसिल होने में अहम रोल प्ले कर सकती हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।